Hello students, this is Dipali Phande and I welcome you all on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। और बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो कि है मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो बच्चों, इससे पहले मैं आगे फॉरवर्ड करूं, मैं आपको कुछ चीज़ें जो कि मैं पुराने वीडियो में कवर कर चुकी हूं वो बताना चाहूँगी। जैसे कि बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्यों इसकी आवश्यकता हुई कि हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना पड़ा। इसके पीछे एक कारण ये था कि एलिमेंट्स की लगातार डिस्कवरी होना, फाइन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि एक आवश्यकता थी। अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना ना सीखते तो हम शायद कभी भी उनकी स्टडी को इजी ना बना पाते। फॉर एन एग्जांपल, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जिनके लिए आपने एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये चीज़ यहाँ रखनी है, मुझे ये चीज़ यहाँ रखनी है, ताकि जब भी आपको कोई इमरजेंसी नीड पड़े आपको वो चीज़ आसानी से मिल सके। So that is why there was a need to classify elements। उनकी लगातार डिस्कवरी हो रही थी, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी और उनको रीड करना बहुत ज़रूरी था। तो that is why एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना पड़ा। उनको क्लासीफाई करने के लिए लगातार साइंटिस्ट अपने अटेम्प्ट्स कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने जो है डोबे-राइनर का डोबे-राइनर ट्रायड जो रूल है वो पढ़ा, जिसमें हमने ये सीखा था बच्चों कि डोबे-राइनर ने किस तरीके से ट्रायड्स बनाए थे, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और उन्होंने ये सिखाया था कि भाई जब हम तीन के ग्रुप बनाए एलिमेंट्स को और उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में रखें, सो पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज था वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर या फिर लगभग बराबर था। So this was a Dobe-Rainer's classification, but उनका मॉडल फेल होने का कारण ये था कि he could classify only and only 3 triads and rest of the elements जो उनके समय पर known थे वो उनको ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए। इसके बाद हमारे जो एक दूसरे साइंटिस्ट थे जो न्यूलैंड थे, ठीक है, जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड, he was also he has also given his best to classify the elements as he was a music lover। जैसा कि उनका रूल कहता है कि भाई उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए उन्हें क्लासिकल म्यूजिक के नोट्स को और उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला जिस तरीके से जो है म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नी और सा, मतलब सातवां हर आठवां जो है म्यूजिकल नोट्स पहले वाले से रिजेंबल करता है, इन द सेम वे अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में रखें बच्चों, तो हर आठवां जो एलिमेंट होगा वो अपने से पहले वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज मैच करता होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई बढ़ते हुए आपके एटॉमिक मास के मीन्स फॉर एग्जांपल मास के फॉर्म में रख दे, तो आप और आपका एर्थ वाला जो भी कोई भाई बहन है, जो भी कोई दोस्त है, वो और आप अगर उनके बराबर से ग्रुप्स बना दिए जाएं तो आपके और एर्थ वाले की जो प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी अकॉर्डिंग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फाइन, उनका ये जो है सिद्धांत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया क्योंकि कुछ जो हैं डीमेरिट्स पैदा हो गई, भाई वो क्यों हैं अपनी बातों पर खरे नहीं उतर पाए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मेंडलीव्स जो कि एक रशियन केमिस्ट थे और बहुत ही ब्रिलियंट थे, सारा का सारा क्रेडिट उनको जाता है। आज का जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं बच्चों, हम जो है मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रही थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है वो नई होती है, लोग उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी कमियों को ढूंढते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। सो इन द सेम वे, बट क्रेडिट किसे जाता है? क्रेडिट उसे जाता है जिसने स्टार्टिंग की थी। भाई डोबे-राइनर को क्रेडिट नहीं गया क्योंकि उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एक जगह संभल नहीं कर पाए। सेम वे न्यूलैंड के साथ हुआ, उन्होंने बोल दिया वो और एलिमेंट्स डिस्कवर
नहीं होंगे। तो इस तरीके से उनमें ज़्यादा कमियां थी। बट मेंडलीव एक ऐसे जो केमिस्ट थे, एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस वक्त के जितने भी एलिमेंट्स हुए उन्होंने उन सबको एक टेबुलर फॉर्म में क्या कर दिया, रख दिया। सो दिस वॉज द क्रेडिट। तो इसलिए मेंडलीव को क्रेडिट जाता है। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों? भाई वो इतनी डीप स्टडी करते थे, इतने नॉलेजेबल थे, उनकी इतनी जानकारी थी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया अपनाया। उनके टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना घर में एक बोर्ड प्रिपेयर किया, इस तरीके से एक बोर्ड बनाया और उन्होंने हर एलिमेंट के क्या किया, एक कार्ड बनाया, एक फ्लैश कार्ड बनाया। ठीक है, जैसे उनके पास अगर एलिमेंट ए रहा होगा बच्चों, तो उन्होंने एलिमेंट ए का कार्ड बनाया, एलिमेंट बी का कार्ड बनाया, सी का कार्ड बनाया, डी का कार्ड बनाया। बच्चों उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने उस कार्ड पर लिख दी। इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने उससे रिलेटेड कार्ड पर लिख दी। और बच्चों उन्होंने क्या किया, अगर कार्ड ए यहाँ पुट किया तो फिर कार्ड बी उन्होंने यहाँ पुट किया, सी। इस तरीके से उन्होंने देखा कि भाई कार्ड ए से जो रिलेटेड था, मान लिया ई या एफ कुछ कार्ड था, ऐसे ही कार्ड बी से रिलेटेड मान लिया जी या एच कुछ कार्ड था। तो इस तरीके से उन्होंने एक सिमिलरिटी देखी। उन्होंने कहा जब भी मैं एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रख रहा हूँ, मतलब उन्होंने ये फील किया कि भाई ए और एफ के कैरेक्टरिस्टिक सेम तब है जब उनका एटॉमिक मास जो है लाइक एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में पुट करूं, प्लेस करूं, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती हैं। समझ रहे हो? जैसे आप हो, आपको स्टडी करनी है, आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया कि भाई जाओ कोई सिस्टम तैयार करके लाओ कि इतने बच्चों को किस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड करना है। आप गए, आपने सबकी प्रॉपर्टीज़ को एक एक कार्ड पे रखा और फिर आपने उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले बच्चों को एक तरफ हैंग किया, दूसरा ग्रुप बनाया, तीसरा ग्रुप बनाया, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, अलग अलग थी। तो आपने नोट किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं एक एक ग्रुप में आ रहे हैं, वो कब, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उनके एटॉमिक मास के बीच में क्या एक पर्टिकुलर क्या है, गैप है। तो आपने क्या किया, एटॉमिक मास को ही उसके क्लासिफिकेशन का जरिया बता दिया। तो सेम किया रशियन केमिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने। He was sure in his periodic classification as he was the brilliant one, और उनको इस टास्क के लिए, ठीक है, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, बिकॉज दिस वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ दैट टाइम। सबसे बड़ी डिस्कवरी उस टाइम की उन्होंने सॉल्व की, बट इट वॉज हिज बैड लक दैट ही डिड नॉट गेट नोबेल प्राइज। फाइन। तो लेकिन उनके नाम पर जब बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई लोगों को कि नहीं नहीं, मेंडलीव्स का वाकई में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था और उनको इस चीज़ के लिए ऑनर करना चाहिए, तो उनके बाद जो है पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जो कि उनके नाम पर रखा गया है। तो आपको उस एलिमेंट का नाम बताना है मुझे, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको उस एलिमेंट का नाम पता करना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक, मेंडलीव के नाम पर आधारित है। उसका नाम फटाफट से फाइंड करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ कि भाई उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि भाई मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है क्या। सो व्हाट इज दिस? दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। राइट हैंड साइड को बच्चों मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने कितना मेहनत करके भाई मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल बनाई है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि भाई ये अगर पीरियोडिक टेबल मेरे पास बोर्ड पर होगी तो मैं अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँगी और मेरे बच्चे भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो गिव मी लिटिल बिट कॉम्प्लीमेंट फॉर माई हार्ड वर्क। फाइन। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है बच्चों? अगर मैं इसे लिखूँ तो द फिजिकल and chemical properties of elements
आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो दिस इज द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव्स एंड ये है तो एक लाइन का, बट इसका मीनिंग जो है वो बहुत डीप है। आप देख सकते हो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स जैसे कोई भी चीज़ जो है लाइक जब वो पीरियोडिक मोशन करती है तो वो एक पॉइंट पे बार बार आती है। इन द सेम वे इसका मतलब है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में रख दें, अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में रख दें बच्चों, तो एक पीरियड के बाद मतलब एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, जिसकी वजह से जो रिपीटेड प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ग्रुप में अरेंज कर पाएंगे। तो ये बनाया था मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल का आधार। ठीक है, तो इस वजह से, इस पीरियोडिक लॉ की वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में। आप देख सकते हो कि भाई ये मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है जो कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। इस पीरियोडिक टेबल का अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूँ तो मैं यहाँ पर अगर इस पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन दूँ, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूँ तो मेंडलीव ने एक ग्रिड सिस्टम तैयार किया, एक ग्रिड बनाया उन्होंने। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक ग्रिड है जिसमें उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स बनाए अपनी पीरियोडिक टेबल में। ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स बनाए उन्हें अपनी पीरियोडिक टेबल में, और इन वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने बोल दिया ग्रुप्स। फाइन, तो उनकी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में। बच्चों कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में। एंड ग्रुप्स हम किसे कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को। अगर देखा जाए तो सिर्फ इसमें ग्रुप्स ही नहीं है, इसमें वर्टिकल कॉलम्स ही नहीं है, इसमें हॉरिजॉन्टल रोज भी हैं। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं बच्चों, इनको मेंडलीव ने बोल दिया कि दीज आर पीरियड्स। फाइन, आपको ये बात क्लियर हुई होगी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स थे। 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स दिए थे। हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने पीरियड बोला, वर्टिकल लाइंस को उन्होंने ग्रुप्स बोला, और एक चीज़ आप ध्यान दो बच्चों, उन्होंने ग्रुप नंबर 1 को देखो, आप देख सकते हो इस तरीके से 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। ए बी, यहाँ भी देख सकते हो ए बी, यहाँ भी देखो बच्चों ए बी, फाइन, ए बी और ए बी, ठीक है, और ए बी। तो बच्चों उन्होंने ग्रुप नंबर 1 to 7 को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, विच वर नेम्ड एज ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप फर्स्ट बी, ग्रुप सेकंड ए, ग्रुप सेकंड बी। इस तरीके से उन्होंने जो है अपनी पीरियोडिक टेबल में हर एक ग्रुप को फ्रॉम ग्रुप टू 7, ग्रुप 1 to 7, 2 सब ग्रुप्स उन्होंने 2 सब ग्रुप्स में बांट दिया, ए एंड बी। नेक्स्ट आप ग्रुप 8 के पास चलो। ग्रुप 8 के पास देखो, आपको ग्रुप 8 में दिखाई देगा 1 2 3 एलिमेंट्स। तो ग्रुप नंबर 8 जो था उसमें 3 एलिमेंट्स को उन्होंने रखा। ठीक है, नेक्स्ट उनका जो पीरियड है, जो हॉरिजॉन्टल रोज है, उसमें पीरियड नंबर 1 2 3 में 1 सीरीज है, 1 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है। बट अगर आप पीरियड 4 से जाओगे 4 5 6 पे, देन यू कैन सी वहाँ पर जो है 2 सीरीज है। ठीक है, तो 2 सीरीज है, मतलब पीरियड 1 2 3 ओनली 1 सीरीज,
ठीक है, लेटर ऑन 2 सीरीज। इस तरीके से उन्होंने 2 सीरीज और एक सीरीज करके, आप देखो पीरियड 4 में फर्स्ट सीरीज सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सीरीज सेकंड, इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, पीरियड्स को डिवाइड किया है। ठीक है, तो मेंडलीफ ने जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन सब को इस ग्रिड सिस्टम में फिट कर दिया। नाउ ये तो रहा उनके पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अगर हम आगे बात करें तो उनके पीरियोडिक टेबल की एक खासियत और थी। उन्होंने कहा कि जितने भी जो हैं एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखे गए हैं बच्चों, उन सब के जो हैं आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, जो कि पहले से ही लिखा है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती है किसी एक ग्रुप के एलिमेंट्स की। फाइन, तो जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अगर ग्रुप नंबर 1 में कोई एलिमेंट रखा है, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया उसके ऑक्साइड्स के लिए। व्हाट इज दैट, R2O, R2O, R2O3। देखो आप इसको सिंपली ऐसे याद कर सकते हो। अगर आपको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को याद करना है ना, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। भाई आपको ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला याद करना मैं बताती हूँ। जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th, इस तरीके से जैसे मैंने माना ये हो गए आपके 8 के 8 ग्रुप। अब मेंडलीफ ने, अब आपको याद करना है कि भाई ग्रुप 1 का जो है ऑक्साइड फॉर्मूला क्या है। तो ग्रुप 1 का ऑक्साइड फॉर्मूला आप सीधे R2O याद कर लो। आपको पहला याद करना है R2O, फिर आप तीसरे में चले जाओ R2O3, फिर आप 5th में चले जाओ R2O5, फिर आप 7th में चले जाओ R2O7। फाइन, अब आप सेकेंड से शुरू करो बच्चों, RO, RO2, RO3 एंड RO4। तो इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हो ऑक्साइड फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। नाउ फॉर हाइड्राइड आपको क्या करना है, हाइड्राइड में RH, RH2, RH3, RH4, RH3, RH2 एंड RH, एंड ये कोई हाइड्राइड नहीं बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि मेंडलीफ ने हर एक ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दे रखा है ऑक्साइड ऑफ हाइड्राइड का। इसका मतलब ये है, उन्होंने ये बोला कि सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, यानी कि उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का बेसिक बना दिया ऑक्साइड और हाइड्राइड को। उन्होंने कहा अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो भाई उसका हाइड्राइड सेम होगा, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन रखा है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है आपकी टेबल में कि बताइए ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट का ऑक्साइड क्या है, तो भाई देखो फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा, H2O। R को मुझे रिप्लेस करना है बाय H, अगर मैं H ले रही हूँ तो ये हो जाएगा H2O। अगर मुझे इसका हाइड्राइड बनाना है तो हाइड्राइड यानी कि HH, यानी कि इसका हाइड्राइड हो जाएगा H2। सेम वे अगर मुझे लिथियम के लिए लेना है, मेरे सर ने पूछा है भाई लिथियम का क्या ऑक्साइड होगा, तो मुझे R को रिप्लेस करना है किससे, लिथियम से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Li2O, और इसका हाइड्राइड क्या हो जाएगा, दिस विल बी LiH। ठीक है, इन द सेम वे आप जो है कुछ और बना सकते हो, जैसे मेरे से पूछ लिया किसी ने बेरिलियम का बताइए, तो मुझे R बेरिलियम को मैं रिप्लेस करूंगी R को, और मैं बेरिलियम को देखूंगी कि वो कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 2 में है, तो इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा BeO, इसका जो हाइड्राइड बनेगा वो बनेगा BeH। फाइन, अगर मेरे से मैम पूछती है कि भाई B का बताओ, तो मैं R को B से रिप्लेस कर दूंगी, और मैं देखती हूँ B जो है उसका ऑक्साइड फॉर्मूला है R2O3, तो ये बन गया B2O3। ठीक है, तो ऐसे ही बन गया इसका हाइड्राइड BS2। तो इन दिस वे इट वाज हेल्पफुल टू नो कि भाई किसी का हाइड्राइड क्या होने वाला है और किसी का ऑक्साइड क्या होने वाला है। तो देखा आपने, मैंने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और आई नो आप सभी लोग इस चीज़ को नोट जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है। एंड बच्चों ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि आप मुझे सुनोगे और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बिकॉज यू ऑल आर द फ्रेशर्स। आप सभी लोग क्लास 10 में फ्रेशर हो, ठीक है। यू आर नॉट दी टीचर एंड यू आर नॉट दी पर्सन हु इज स्टडीइंग इन एनी अदर क्लास
in which you have already gained knowledge about this table। तो बच्चों आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना बहुत बहुत ज़रूरी है एंड लिखना भी बहुत ज़रूरी है, आराम नहीं देना है अपने हाथों को, ठीक है। अच्छा, तो हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का। हमने ग्रुप्स के बारे में जाना है, हमने पीरियड्स के बारे में जाना है। अब हमने ये डिस्क्रिप्शन पूरा किया है भाई मेंडलीव जो हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और उन्होंने हमारी किस तरीके से हेल्प की है, ये सभी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ बच्चों इतना याद करने के बाद अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स, कोई भी चीज़ जब आपके सामने है, आपके सिलेबस में है, आपने क्लास 9 में कितने सारे मॉडल पढ़े हैं, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा है, आपने बोर्स मॉडल पढ़ा है, बट आपने उसके बाद में उनकी मेरिट्स के बाद में उनके डीमेरिट्स को भी ज़रूर पढ़ा है। तो इन द सेम वे पहले हम मेरिट्स पढ़ते हैं और फिर हम डीमेरिट्स जानेंगे, ठीक है। तो मेरिट्स क्या है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की? merits of Mendeleev's periodic table, ठीक है। तो मेरिट्स क्या है मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की? पहली जो मेरिट वो है वो कहती है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ अपने टाइम की बिगेस्ट डिस्कवरी रही है और ये इसलिए बिगेस्ट है क्योंकि मेंडलीव ने हमको ये सिखाया था कि हमें एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना चाहिए, मतलब उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट करना सिखाया था और इस सिस्टमैटिक वे में हमने एलिमेंट्स को स्टडी करना सीखा था। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया ऑक्साइड्स का फॉर्मूला, हाइड्राइड का फॉर्मूला और सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को उन्होंने एक ग्रुप में रखना सिखाया। तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में हमको सिखाया कि भाई आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। सो दैट इज़ वाई ही मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजियर एंड दिस इज द फर्स्ट मेरिट ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल। फाइन। मेंडलीव की दूसरी पीरियोडिक टेबल ये कहती है कि मेंडलीव ने कुछ प्रेडिक्शन किया था, प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मेंडलीव इतने ज्ञानी थे, इतने नॉलेजेबल थे कि शायद कोई ही हो वो अपने टाइम के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतना पढ़ लिया था। शायद जब वो एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में रख रहे थे तो उन्होंने एक पीरियोडिसिटी देखी। जब उन्होंने किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास का गैप देखा ना तो उनके दिमाग में क्लिक किया। उन्होंने कहा अच्छा, यानी कि फ्यूचर में इसके बीच में एक एलिमेंट और डिस्कवर्ड होगा। और उन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिया, गैप को जनरेट कर दिया। तो ही वॉज डैम श्योर कि एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं, इससे मिलते जुलते एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर बोरॉन के नीचे आप देख सकते हो एक जगह खाली है। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे आप देख सकते हो एक जगह खाली है, ठीक है। ऐसे ही सिलिकन के नीचे भाई एक जगह खाली है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एक संस्कृत के वर्ड जिसका नाम होता है एका से रिलेट कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने एलिमेंट्स का नाम भी रख दिया। उन्होंने कहा एका बोरॉन, ठीक है, एका बोरॉन मतलब उन्होंने कहा बोरॉन पहले आता है और बोरॉन के बाद में आने वाला, ठीक है। तो उसका नाम रख दिया उन्होंने एका बोरॉन। उन्होंने कहा एका बोरॉन बाद में डिस्कवर होगा। ऐसे एका एल्यूमिनियम बोल दिया उन्होंने कहा एका एल्यूमिनियम जो है वो बाद में डिस्कवर होगा, फ्यूचर में डिस्कवर होगा। उन्होंने कहा से लिख लो, मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, ठीक है, मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, बट हाँ फ्यूचर में ये जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने इसके बाद बोला, एक जगह आपको और दिख रही होगी, एका सिलिकन बोल दिया उन्होंने, एका सिलिकन बोल दिया। अब बच्चों जब फ्यूचर में ना इस पे स्टडी हुई, एलिमेंट्स तो डिस्कवर हो ही रहे थे, एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं।
ना कोई यूनिवर्स के बारे में उस वक्त जानता था पूरे तरीके से, ना अभी जानता है। अभी भी कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते हैं, बट हाँ वो चीज़ें स्लोली स्लोली हमको पता चल रही हैं और वो चलती रहेंगी। इन द सेम मैनर उन्होंने सिर्फ 3 एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने उसका नाम भी दे दिया था, बट हाँ कुछ और मिलते जुलते एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए जिसका उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। ठीक है, तो इनका नाम क्या हुआ, जब जैसे बाद में ये जब डिस्कवर हुए तो इन्होंने जो एका बोरॉन बोला था, एका बोरॉन का नाम जो है उन्होंने रख दिया स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम का नाम जो पड़ा वो पड़ा गैलियम, और एका सिलिकॉन जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम पड़ा जर्मेनियम। ओके, तो इसका सिंबल जो है वो है Sc, इसका जो सिंबल है वो है Ga, और इसका जो सिंबल है वो है Ge। तो इस तरीके से जो है उनकी टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही कुछ एलिमेंट्स के प्रेडिक्शन में, और ये बात जो थी ये सफिशिएंट थी ये प्रूफ करने में कि उनके पास कितनी ज़्यादा नॉलेज रही होगी। फाइन, उन्होंने कितना ज़्यादा डीप स्टडी की थी कि इट वॉज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। फाइन, तो इस तरीके से जो है उनकी टेबल ने हमें हेल्प की है बच्चों। अब अगर हम उनकी टेबल की अगली बात करें, लाइक हाउ इट वाज यूजफुल टू नेक्स्ट, पहली चीज़ हो गई सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, फिर हो गया प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इसके अलावा जो है नोबल गैसेस, भाई नोबल गैसेस उनके टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी। तो जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई और जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल दे दी उस टाइम पे नोबल गैसेस पता नहीं थी, बट येस जब बाद में नोबल गैसेस पता चली तो इस टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए ही एक अलग से ग्रुप बना दिया गया जो कि कहलाया ज़ीरो ग्रुप। फाइन, एंड ज़ीरो ग्रुप में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू दिस पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस को रखा जा सका। तो दिस वॉज वन मोर इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल कि भाई नोबल गैसेस को रखा जाना एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल वॉज सच एंड ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिज पीरियोडिक टेबल। फाइन, इसके अलावा जो उनकी डिस्कवरी रही वो ये रही कि भाई उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया, नहीं प्रेडिक्शन ही बोलेंगे इसको, यहाँ पे बोल देते हैं करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करेक्ट किया, क्योंकि जब वो उनको अरेंज कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कहीं कहीं पे रियलाइज़ किया कि भाई इसका मास जो है ठीक नहीं है, इसका मास कुछ और होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जो है कुछ एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक मास क्या किया, करेक्ट किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि भाई बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 9.1 है। तो 9.1 जो है वो पहले नहीं था, पहले जो है वो कुछ और माना जाता था, जैसे 13 माना जाता था बेरिलियम का एटॉमिक मास, जो कि बाद में इन्होंने जो है करेक्ट करके इसको जो है 9.1 बताया। एंड सेम वे ही हैज़ डन अबाउट यूरेनियम, जिसका मास पहले 120 समथिंग माना जाता था, बट उन्होंने इसको करेक्ट करके 238 बनाया। तो इन दिस वे ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट एंड ही ऑल्सो करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। तो this is one of the you can say important merit of his periodic classification, and he also told that about the similarity, कि भाई किसी ग्रुप के कितने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से सिमिलर हो रही है, वो पीरियोडिसिटी के बारे में वो डिस्कस कर पाए। बट हाँ, अगर हम मेजर डिस्कवरीज के मेजर यू कैन से मेरिट्स के बारे में बात करें तो ये सारी की सारी हैं। इसके अलावा उन्होंने बैलेंसीज के बारे में भी बताया। जैसे आप देखो यहाँ पर RH यानी कि +1 +2 +3 4 -3 -2 -1, तो उन्होंने इस तरीके से जो है बैलेंसीज के बारे में भी डिस्कवर किया। फाइन, तो यहाँ पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को हम मेरिट्स को कंक्लूड करना चाहेंगे। अब हम बढ़ेंगे कि भाई उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या डीमेरिट्स थी।
फाइन, उनकी पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई? क्या वजह थी कि उनकी पीरियोडिक टेबल को फेल होना पड़ा? तो उसके लिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स कि भाई कहाँ कमी रह गई थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। अब अगर हम बात करें एक पॉइंट की, भाई जो हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल का आधार है, उसको क्लासिफाई करने का आधार है, अगर हम उस पर ही ना चले, मतलब जो बात हम कहें अगर उसको ही फॉलो ना करें, तो क्या लोग हमें सुनेंगे? लोग हमें बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। लोग कहेंगे कि भाई ये तो अपनी ही बात पे कायम नहीं रहता। तो सेम वे हुआ मेंडलीफ के साथ। मेंडलीफ ने आधार दिया कि भाई पीरियोडिक टेबल को हमें क्लासिफाई करना है उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में। तो इस तरीके से तो उनको आइसोटोप्स को जगह देनी चाहिए थी भाई बच्चों। जैसे उनका जो फर्स्ट जो डीमेरिट है वो ये है कि भाई उन्होंने आइसोटोप्स वर नॉट गिवन प्लेस। आइसोटोप्स को उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी। अगर भाई बेसिक ही ये है कि आपको क्लासिफाई करना है बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जिनका एटॉमिक मास क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3। तो इस तरीके से तो हाइड्रोजन को 1, 2 और 3 जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी पीरियोडिक टेबल में तो उन्होंने हाइड्रोजन को एक ही जगह रखा है। अब उनका अगर कहना ठीक है कि भाई एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में रखो और फिर दूसरी तरफ वो हाइड्रोजन को 3 जगह प्लेस भी नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, उनको भी 2-2 जगह प्लेस मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके पेपर में अगर ऐसा आए कि क्या डीमेरिट्स हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की या फिर क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो आप पहला ड्रॉबैक यही लिखोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीफ could not give place to the isotopes in his periodic table as it was a statement that elements should be kept according to the increasing order of their atomic masses, but he could not. He did not do it. Why so? That was a question mark. That was a question mark, big question mark on his periodic table, and yes, it created a doubt in the mind of other scientists who were doing research. Fine. तो एक कारण ये हो गया। नंबर 2, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को उन्होंने जगह नहीं दी अपनी पीरियोडिक टेबल में। मतलब जब उन्होंने हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 के साथ रखा उन्होंने, फिर भी वो इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि भाई हाइड्रोजन को यहाँ पर क्यों रखा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो हाइड्रोजन का स्थान अभी भी क्लियर नहीं है बच्चों। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें भी अच्छे से नहीं बताया है कि हाइड्रोजन को कहाँ होना चाहिए। इट इज़ स्टिल अ क्योस, इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग पढ़ो, क्या पता आप इसे सॉल्व कर पाओ फ्यूचर में, है ना? क्या पता आप इस पजल को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू। फाइन। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली बच्चों हाइड्रोजन का ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। फाइन। तो इस तरीके से इसका K शेल जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। इन सेम वे अगर वो लिथियम के साथ रखा है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो ये भी 2 1 यानी कि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सोडियम जो है 11 2 8 1, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। पोटेशियम 2 8 8 1, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये तो रही बात ग्रुप 1 की। अगर हम चले जाएं ग्रुप 7 में, तो ग्रुप 7 में देखो अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ पे रखें जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है अपना K शेल पूरा करने के लिए हाइड्रोजन। फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 2 7। फ्लोरीन का L शेल इनकम्प्लीट है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है।
क्लोरीन 17, 287, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है। तो अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यानी कि हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन जो है RH, उधर RH, H2 मतलब हाइड्रोजन जो है वो इससे भी सिमिलरिटीज क्रिएट करता है और इससे भी सिमिलरिटीज करता है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क इज दैट कि हाइड्रोजन को यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए, क्लियर करो। उन्होंने हाइड्रोजन को यहाँ रखा बट ही कुड नॉट मेड इट क्लियर कि वाई ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। नंबर 3, उन्होंने कहीं पर ग्रुप्स बना दिए। जैसे देखो, जैसे उन्होंने ये ग्रुप बनाया कि भाई यहाँ पर आप लोग देखो, कोबाल्ट 58.9, निकिल 58.7, होना क्या चाहिए था? कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, वो निकिल से क्या है, कम है, ज़्यादा है। तो क्या होना चाहिए था, निकिल को पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था। बट व्हाई ही डिड इट, क्यों किया उन्होंने ऐसा? ये तो एक क्वेश्चन मार्क है और ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया कि व्हाई ही डिड इट, फाइन। ऐसा उन्होंने एक दो जगह पर और भी किया, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया कि व्हाई इज़ ही डूइंग सो। तो ये भी एक कारण बना उनकी पीरियोडिक टेबल को डीमेरिट में लाने का, ठीक है। तो भाई उन्होंने क्या किया, कुछ एनामोलस पेयर बना दिए, एनामोलस पेयर, इनको एनामोलस पेयर कहते हैं। जो अरेंजमेंट बना दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एनामोलस पेयर। सो ही डिड इट, फाइन। तो इस तरीके से जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कुछ क्या कर दिए थे बच्चों, अरेंजमेंट कर दिए थे। अब जैसे ये है हमारा गोल्ड, ठीक है, और ये है हमारा प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम की प्रॉपर्टीज़ लगभग क्या होती हैं, सेम होती है, ठीक है। बट ये अलग अलग रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं भाई? जब आप ये कह रहे हो कि एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है तो फिर इस तरीके से तो इनको एक साथ होना चाहिए था, बट ये एक साथ तो नहीं है। तो दिस वॉज ऑल्सो अ डाउट कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो जब वो बोलते ना चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाती कि भाई थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है दिमाग में, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी वाली बात हो जाती है। तो वहीं से ना रिसर्च शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों ने डाउट क्रिएट किया। अब जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ और अभी देख रही थी, जैसे ये रहा टेल्यूरियम और ये रहा आयोडीन, ठीक है। अब आप देखो टेल्यूरियम का जो एटॉमिक मास है वो 127.6 है और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो 126.9 है। अब इस हिसाब से अगर हम बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में रख रहे हैं बच्चों, तो इसको पहले आना चाहिए ना और इसको बाद में आना चाहिए, भाई इसको यहाँ आना चाहिए, इसको यहाँ आना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पर तो फिर प्रॉब्लम थी, फिर धीरे धीरे लगने लगा कि भाई प्रॉब्लम है ही, भाई खारिज करो, कुछ और बनाओ, कुछ और सोचो। तो मेंडलीव का पूरा लॉ ठीक है, पूरा पीरियोडिक लॉ ठीक है, बट एक चीज़ का करेक्शन करने की जरूरत है, वो ये है कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर होना चाहिए था, जो कि आज हम पढ़ते हैं। आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम यही पढ़ते हैं। तो बच्चों आई होप मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं। वो प्यारे प्यारे बच्चे जो सब मुझे देख रहे हैं वो मुझे समझ रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे ये सब बताइए कमेंट करके कि मैम आप हमें ठीक से पढ़ा रहे हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए। तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू ऑल विल शो मी इंटरेस्ट। फाइन, सो दिस was enough for today and you take care of yourself and study, and thank you so much students. Thanks a lot.